सभी को नमस्कार। इस वीडियो में हम इकोनॉमिक्स का लेसन नंबर 7 भारत में सेवा क्षेत्र को पढ़ने वाले हैं। सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र है जिसमें उपभोक्ताओं को विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान की जाती है। सेवा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद का न केवल प्रभुत्वशाली क्षेत्र है बल्कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित करने वाला महत्वपूर्ण क्षेत्र भी है, जिसका निर्यातों में भी महत्वपूर्ण योगदान है तथा जो बड़े पैमाने पर रोजगार भी प्रदान करता है। भारत के सेवा क्षेत्र में विभिन्न गतिविधियों को शामिल किया जाता है, जैसे व्यापार, होटल एवं रेस्तरां, भंडारण, परिवहन, संचार, वित्त, बीमा, रियल एस्टेट, व्यापारिक सेवाएं, सामुदायिक, सामाजिक एवं व्यक्तिगत सेवाएं तथा निर्माण कार्य से संबंध सेवाएं इत्यादि। भारत के सकल मूल्यवर्धन में लगभग 50% से अधिक हिस्सेदारी के साथ सेवा क्षेत्र भारत के आर्थिक विकास का प्रमुख संचालक बना हुआ है। सेवा क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र भी कहा जाता है। विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्थाओं की विकास प्रवृत्ति का अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि जो देश विकास पथ पर अग्रसर होते हैं उन देशों की अर्थव्यवस्थाओं में कृषि एवं संबंध क्षेत्र की तुलना में सेवा क्षेत्र का योगदान बढ़ता जाता है। भारत के संदर्भ में भी यह बात लागू होती है। 1951 में भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि एवं संबंध क्षेत्र का योगदान लगभग 52% था। देश के जीवीए में कृषि एवं संबंध क्षेत्र का हिस्सा अन्य क्षेत्रों में लॉकडाउन के कारण आई गिरावट के कारण वर्ष 2014-15 के 18.2% से मामूली रूप से बढ़कर वर्ष 2020-21 में 20.2% हो गया है। भारत की अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र की महत्ता लगातार बढ़ रही है तथा वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत के सकल मूल्यवर्धन में सेवा क्षेत्र का योगदान लगभग 53% था। सेवा क्षेत्र का वर्गीकरण इसमें क्या है? व्यवसाय, मरम्मत, होटल और रेस्तरां, यातायात, भंडारण, संचार, प्रसारण संबंधी सेवाएं। इसमें क्या हो सकता है? रेलवे, सड़क यातायात और हवाई यातायात। और वित्तीय सेवाएं हो सकती है रियल एस्टेट, आवासीय और पेशेवर सेवाओं का स्वामित्व, लोक प्रशासन और रक्षा तथा अन्य हो सकते हैं। सरकार ने विभिन्न सेवाओं के लिए अनेक परियोजना शुरू की है। सेवा क्षेत्र में डिजिटलीकरण को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इसके साथ ही पर्यटन, स्वास्थ्य सेवाओं, उपग्रह मानचित्रण और प्रक्षेपण सेवाओं को भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इन उपायों के साथ साथ जीएसटी और एफडीआई उदारीकरण ने इस क्षेत्र के लिए विकास की संभावनाओं को उज्ज्वल बनाया है। भारत में सेवा क्षेत्र का प्रदर्शन। एक सिंह अवलोकन। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र का योगदान 50% से अधिक है, जबकि कोविड-19 महामारी का अर्थव्यवस्था के अधिकांश क्षेत्रों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। सेवा क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित हुआ है क्योंकि भारत के जीवीए में इसकी भागीदारी वर्ष 2019-20 में 55% से घटकर वर्ष 2021-22 में 53% हो गई है। सेवा क्षेत्र के भीतर कोविड-19 का प्रभाव विविध रहा है। कोविड-19 महामारी ने विशेष रूप से पर्यटन, खुदरा व्यापार, होटल, मनोरंजन और मनोरंजन जैसे संपर्क गहन सेवा क्षेत्रों पर प्रभाव डालते हुए अर्थव्यवस्था के अधिकांश क्षेत्रों को नुकसान पहुंचाया है। दूसरी ओर सूचना, संचार, वित्तीय, पेशेवर और व्यावसायिक सेवाओं जैसे गैर संपर्क सेवाएं लचीली
बनी रहती है। हालांकि सेवा क्षेत्र ने वित्त वर्ष 22 में तेजी से वापसी की। यह पिछले वित्त वर्ष में 7.8% के संकुचन की तुलना में वर्ष 8.4% की दर से बढ़ रहा है। व्यापार, होटल, परिवहन, भंडारण, संचार और प्रसारण से संबंधित सेवाओं के उस उप क्षेत्र की वृद्धि से सेवा क्षेत्र में सुधार हुआ है, जो महामारी से सर्वाधिक प्रभावित हुआ है। सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर वित्त वर्ष 2023 में भी जारी रही है। वित्त वर्ष 23 के प्रथम अग्रिम अनुमानों के अनुसार सेवा क्षेत्र के सकल मूल्यवर्धन में 9.1% वृद्धि होने का अनुमान है, जो कि संपर्क गहन सेवा क्षेत्र में 13.7% की वृद्धि से प्रेरित है। नेक्स्ट है वित्त वर्ष 2023 की दूसरी तिमाही में भी क्रमिक आधार पर रिबाउंड उछाल जारी रहा एवं सेवा क्षेत्र में 8.7% की क्रमिक वृद्धि दर्ज की गई है। संपर्क गहन सेवाओं का उप क्षेत्र महामारी पूर्व स्थिति में वापस लौट आया है और इसने 16% की क्रमिक वृद्धि दर्ज की है, जो कि रुकी हुई मांग की पूर्ति, गतिशीलता, प्रतिबंध में आसानी और लगभग सार्वभौमिक टीकाकरण कवरेज से प्रेरित थी। सेवाएं PMI क्रय प्रबंधकों की सूची सेवाओं द्वारा मापी गई भारत की सेवा क्षेत्र की गतिविधि, जो कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए लगाए गए प्रतिबंधों के कारण वर्ष 2020 और वर्ष 2021 के दौरान कई महीनों तक संकोचन क्षेत्र में रही। वर्ष 2022 की शुरुआत में ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमण के घटने के साथ तेजी से बेहतर हो गई। हालांकि रूस यूक्रेन संघर्ष के प्रकोप से PMI सेवाओं का फिर से झटका लगा है। मई से सितंबर 2022 तक के संकेतक में सुधार हुआ, क्योंकि आर्थिक अनिश्चितता के कारण बिक्री में गिरावट आई और मुद्रास्फीति के दबाव ने कारोबारी बढ़त को रोक दिया। इसके अलावा कीमतों के दबाव और प्रतिकूल मौसम ने भी घरेलू मांग को प्रभावित किया है। हालांकि खुदरा मुद्रास्फीति में सुधार के कारण इनपुट और कच्चे माल के मूल्य दबाव की वापसी हुई तथा PMI सेवाओं में तेजी आई है और यह दिसंबर 2022 में बढ़कर 58.5 हो गई है। नेक्स्ट है सेवा क्षेत्र में व्यापार। कोविड-19 महामारी के बाद वर्ष 2020 में वाणिज्यिक सेवाओं के वैश्विक व्यापार में गिरावट दर्ज की गई है। वैश्विक सेवाओं में मंदी मुख्यतः यात्रा एवं पर्यटन पर प्रतिबंध तथा परिवहन सेवा मुख्य रूप से यात्रियों की कमी के कारण थी। वर्ष 2021 में विश्वव्यापी व्यापक टीकाकरण और वैश्विक आर्थिक गतिविधि फिर से शुरू होने के परिणाम स्वरूप सेवाओं के वैश्विक व्यापार में सुधार के संकेत मिले हैं। वर्ष 2022 की दूसरी तिमाही में विश्व सेवा व्यापार की मात्रा में इसके महामारी पूर्व उच्च मात्रा की तुलना में अधिकता देखी गई और यह आशा की जा रही थी कि यात्रा, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी सेवा सहित वित्तीय सेवा क्षेत्रों में खर्च के फलस्वरूप तीसरी तिमाही में यह मजबूत स्थिति में रहेगी। हालांकि WTO की सर्विसेज ट्रेंड बैरोमीटर इंडेक्स रीडिंग के अनुसार अक्टूबर 2022 में इसमें 98.3 तक की कमी दर्ज की गई और यह जून 2022 में 105.5 के अपने पिछले रीडिंग से काफ़ी
नीचे रही, जो यह दर्शाता है कि वास्तविक वाणिज्यिक सेवाओं में साल दर साल वृद्धि दर वर्ष 2022 की तीसरी तिमाही में कम हो गई और साथ ही प्रमुख सेवा उद्योग अर्थव्यवस्थाओं में विकास की घटती संभावनाओं के कारण चौथी तिमाही में एवं 2023 की पहली तिमाही में इसकी मात्रा में और कमी हो सकती है। जहाँ तक भारत का संबंध है, वित्तीय वर्ष 2023-24 के शुरुआती कुछ महीनों में भारत के कुछ प्रमुख व्यापारिक साझेदारों के विकास की गति धीमी होने के कारण कुछ विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। इसके विपरीत जो ही विश्व की उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के रनवे इन्फ्लेशन में सुधार होगा और वे मजदूर दर को बढ़ाएंगे और स्थानीय सोर्सिंग को महंगा करेंगे, जिससे कि भारत सहित अन्य कम मेहनताना वाले देशों के लिए नए नए अवसर मुहैया होंगे, तो भारत की सेवा निर्यात में सुधार हो सकता है। भारत 2021 में शीर्ष 10 सेवा निर्यातक देशों में शामिल होने के कारण सेवा व्यापार में एक महत्वपूर्ण देश है। देश ने विश्व वाणिज्यिक सेवाओं के निर्यात में अपनी हिस्सेदारी वर्ष 2015 के 3% से बढ़ाकर 2021 में 4% कर ली है। अप्रैल दिसंबर 2022 के दौरान पिछले वर्ष की इस अवधि में 20.4% की तुलना में सेवा निर्यात में 27.7% की वृद्धि की होने की संभावना है। सेवाओं के निर्यात के संबंध में कोविड-19 महामारी के दौरान एवं वर्तमान भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच भी सॉफ्टवेयर निर्यात अपेक्षाकृत लचीला रहा है। इसका कारण यह है कि नई चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए डिजिटल सपोर्ट, क्लाउड सेवाएं और बुनियादी सुविधाओं के आधुनिकीकरण के लिए इनकी मांगों में वृद्धि हुई है। सेवा निर्यात के दृष्टिकोण से वर्ष 2021 और 2022 में परिवहन एवं यात्रा सबसे अधिक प्रभावित अपघटक रहे हैं, जो कोविड-19 महामारी के दौरान अंतर्राष्ट्रीय यात्रा और पर्यटन पर प्रतिबंध लगने के कारण संकुचित हो गए थे। सेवा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। अंकटाड की विश्व निवेश रिपोर्ट 2022 ने अपनी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सेवा क्षेत्र की सूची में भारत को वर्ष 2021 में शीर्ष 20 मेज़बान देशों में से 7वें सबसे बड़े प्राप्तकर्ता के रूप में दर्शाया है। वित्त वर्ष 22 में भारत को सेवा क्षेत्र में 7.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर की एफडीआई इक्विटी प्रवाह सहित 84.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर की उच्चतम एफडीआई अंतर्प्रवाह प्राप्त हुई। निवेश को आकर्षित करने के लिए भारत सरकार ने रेशनल सिंगल विंडो सिस्टम अनुमोदन के लिए एक समाधान, निवेश को उद्यमियों एवं कारोबार द्वारा अपेक्षित समाशोधन के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। निवेश की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न उपाय किए गए हैं, जैसे कि राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली का शुभारंभ निवेश को उद्यमियों व्यवसायों को आवश्यक अनुमोदन और मंजूरी देने के लिए एक स्टॉप समाधान है। विभिन्न उद्योगों में निवेश उदारीकरण को सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने स्वायत्त मार्ग के माध्यम से सभी सेवाओं और बुनियादी ढांचा प्रदाताओं सहित दूर संचार सेवाओं में 100% विदेशी भागीदारी की अनुमति दी है। स्वायत्त मार्ग के माध्यम से बीमा कंपनियों में भी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 49% से बढ़ाकर 74% कर दी गई है। इसके अलावा भारत सरकार ने स्वचालित मार्ग के तहत भारतीय जीवन बीमा निगम में 20% विदेशी निवेश की अनुमति दी है। नेक्स्ट, प्रमुख सेवाएं उपक्षेत्र वार प्रदर्शन और कुछ हाल की नीतियां।
कोविड-19 महामारी के कारण वर्ष 2020-21 के दौरान सेवा क्षेत्र के अधिकांश उप क्षेत्रों के विकास में संकुचन देखा गया है। वर्ष 2022-23 में इन क्षेत्रों में सुधार हुआ है। पर्यटन और होटल उद्योग सामान्य समय में जीडीपी वृद्धि, विदेशी मुद्रा आय तथा रोजगार में पर्यटन क्षेत्र का प्रमुख योगदान देता है। यद्यपि कोविड-19 महामारी के कारण भारत सहित हर जगह वैश्विक यात्रा तथा पर्यटन को कमज़ोर करने वाला प्रभाव पड़ा है। महामारी के बाद वैश्विक पर्यटन का परिदृश्य धीरे धीरे सुधर रहा है तथा महामारी पूर्व की स्थिति में आ रहा है। यात्रा प्रतिबंधों और स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के कम होने के साथ ही संपर्क गहन गतिविधियों के अंतर्गत पर्यटन एक महत्वपूर्ण चालक बन गया है। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के विश्व पर्यटन बैरोमीटर के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन में जनवरी से सितंबर 2022 में बेहतर प्रदर्शन किया है। वर्ष 2022 के शुरुआती 9 महीनों में ही अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों का आगमन महामारी पूर्व पर्यटकों के आगमन का 63% हो गया था। कोविड-19 महामारी ने हाल के वर्षों में आतिथ्य सेवाओं और पर्यटन उद्योगों के भविष्य को प्रभावित किया है। होटल उद्योग वर्ष 2020 में 33 से 36% की औसत होटल अधिभोग दर के साथ बंद हुआ, जो 32% की गिरावट को दर्शाता है। गिरती मांग और ऑक्यूपेंसी के मैनेजर होटलों ने व्यापार को आकर्षित करने के लिए टैरिफ को काफ़ी कम कर दिया गया है। इस प्रकार राजस्व प्रति उपलब्ध कक्ष को 1500 से 1800 के निराशाजनक निचले स्तर तक ला दिया, जो लगभग 57 से 59% की गिरावट थी। देश में संपूर्ण विमान परिचालन में अप्रैल और नवंबर 2022 के बीच 52.9% की वृद्धि हुई, जो अप्रैल और नवंबर 2019 के बीच दर्ज किए गए परिचालन का 93.9% तक पहुंच गया। वर्तमान में होटल उद्योग के अधिभोग दर में सुधार भी हुआ है। पर्यटन उद्योग महामारी से सर्वाधिक प्रभावित होने वाला दूसरा बड़ा क्षेत्र था। वित्तीय वर्ष 2021 में विदेशी पर्यटक के आगमन में काफ़ी गिरावट आई है। लॉकडाउन लगने के कारण पर्यटन क्षेत्र में बड़े पैमाने पर प्रत्यक्ष नौकरियां चली गई। वित्तीय वर्ष 2022 की महामारी पूर्व अवधि की 34.8 मिलियन प्रत्यक्ष नौकरियों की तुलना में प्रथम तिमाही में 14.5 मिलियन और दूसरी तिमाही में 5.2 मिलियन, तीसरी में 1.8 मिलियन नौकरियां खत्म हुई। मेडिकल टूरिज्म एसोसिएशन द्वारा जारी मेडिकल टूरिज्म इंडेक्स के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021 में भारत दुनिया के शीर्ष 46 देशों में से 10वें स्थान पर है। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार पर्यटन और आतिथ्य उद्योग पर कोविड-19 महामारी द्वारा डाले गए प्रतिकूल प्रभाव के बावजूद भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश के अवसर तथा भारत के चिकित्सा मूल्य यात्रा 2022 तक 13 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ने का अनुमान है। भारत ने जिस तरह से कोविड की स्थिति को संभाला है और भविष्य के लिए अपने को तैयार किया है, उससे भारत में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर भरोसा बढ़ा है। यह मेडिकल वैल्यू टूरिज्म को एक बड़ा संबल देगा, जिसके 2022 तक 13 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ने की उम्मीद है। भारत ने एक विशेष पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होने के लिए अपने आकर्षण को बढ़ाने का भी प्रयास किया है। चिकित्सीय उपचार के लिए भारत आने की इच्छा रखने वाले पर्यटकों के लिए आयुष वीज़ा जैसे हालिया पहल, सतत पर्यटन और जिम्मेदारी यात्री अभियान के लिए राष्ट्रीय रणनीति का शुभारंभ, स्वदेश दर्शन 2.0 योजना की शुरुआत और भारत में रोग मुक्ति जैसे
कार्यक्रम भारत को बड़े पैमाने पर एक वैश्विक चिकित्सा पर्यटन बाजार का हिस्सा बनाने में सहायक हो सकते हैं। ITBPM सर्विस सूचना प्रौद्योगिकी व्यावसायिक प्रक्रिया प्रबंधन क्षेत्र भारत के सेवा क्षेत्र का एक प्रमुख भाग है। कोविड-19 महामारी ने भारत के अधिकांश अंतिम उपयोगकर्ता उद्योग में डिजिटल परिवर्तन की गति को तेज कर दिया है, जिससे कंपनियों के निवेश में वृद्धि, अधिक जटिल प्रौद्योगिकी अभिसरण उपयोग मामले और एंटरप्राइज स्केल डेटा और क्लाउड रणनीति की प्राथमिकता में तेजी देखी गई है। नेस्कम की रिपोर्ट के अनुसार प्रौद्योगिकी के अधिकाधिक उपयोग, त्वरित प्रौद्योगिकी अपनाने और डिजिटल परिवर्तन के फलस्वरूप भारत का ITBPM उद्योग महामारी के दौरान भी लचीला बना रहा। ग्राहक केंद्रित डोमेन विशिष्ट समाधान, डिजिटल फर्स्ट टैलेंट पूल और भविष्य के लिए तैयार रहने वाले समाधान के तौर पर लेजर शॉप फोकस पर मुख्य स्तंभ रहे हैं, जिन्होंने प्रौद्योगिकी फर्मों को महामारी के दौरान उभरती ग्राहक मांग के लिए सक्रिय रूप से निष्पादन करने में सक्षम बनाया गया है। ITBPM राजस्व ने वित्तीय वर्ष 2022 के दौरान 15.5% की वृद्धि दर्ज की, जबकि यह वृद्धि वित्तीय वर्ष 2020-21 में 2.1% थी। इसमें सभी उप क्षेत्र दोहरे अंकों वाली राजस्व वृद्धि में भी शामिल थी। ITBPM क्षेत्र में IT सेवाओं का अधिकांश हिस्सा शामिल है। प्रौद्योगिकी पर व्यवसायों की बढ़ती निर्भरता, लागत कम करने वाले सौदों के रोल आउट और कोर संचालन के उपयोग के कारण वित्तीय वर्ष 2022 में निर्यात में 17.2% की वृद्धि देखी गई है, जबकि वित्तीय वर्ष 2021 में 1.9% की वृद्धि हुई है। संयुक्त राज्य अमेरिका, UK को छोड़कर उसके के साथ सभी प्रमुख बाजारों में निर्यात वृद्धि देखी गई और UK प्रमुख बाजार बना रहा। वित्तीय वर्ष 2022 में ITBPM उद्योग ने प्रत्यक्ष कर्मचारी पूल में लगभग 10% की अनुमानित वृद्धि दर्ज की, जिसमें इसके कर्मचारी आधार में सबसे अधिक निव्वल वृद्धि हुई है। उद्यम डिजिटल की गति तेज होने और परिवर्तन के कारण घरेलू प्रौद्योगिकी उद्योग में 10% की बढ़ोतरी अनुमानित है। ई-कॉमर्स महामारी के बाद ITBPM क्षेत्र की तर्ज पर ई-कॉमर्स क्षेत्र में भी नए सिरे से बढ़त देखने को मिली है। लॉकडाउन और आवागमन संबंधी प्रतिबंधों ने उपभोक्ताओं के कार्य व्यवहार को बाधित किया है और ऑनलाइन खरीदारी को प्रोत्साहित किया है। डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए सरकार का प्रोत्साहन, इंटरनेट की बढ़ती उपयोगिता, स्मार्टफोन के उपयोग में वृद्धि, मोबाइल प्रौद्योगिकी में नवाचार और डिजिटल भुगतानों को अपनाने में वृद्धि संबंधी समस्त गतिविधियों ने ई-कॉमर्स के अपनाने और विकास को और अधिक तीव्र करने के प्रेरित किया है। वर्ल्ड पे FIS की ग्लोबल पेमेंट्स रिपोर्ट के अनुसार भारत के ई-कॉमर्स बाजार में वर्ष 2025 तक सालाना 18% की दर से वृद्धि होने का अनुमान है। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने न केवल भौगोलिक बाधाओं को दूर करके और एक बड़ा ग्राहक आधार के साथ छोटे व्यवसायों को सशक्त बनाया है, बल्कि उन्हें निर्माताओं और आपूर्तिकर्ताओं से सीधे निपटने की अनुमति भी दी है, जिससे खरीद की लागत कम हो गई। आपूर्तिकर्ता तक यह बढ़ी हुई पहुंच छोटे व्यवसाय के मालिकों को उनके अपने व्यवसाय को बहुत कम पूंजी निवेश से बढ़ाने में मदद करती है। इस प्रकार उनकी लागत संरचना को बल मिलता है।
इसके अलावा ग्रामीण भारत में स्मार्टफोन की पहुंच, अधिकांश लोगों द्वारा इंटरनेट का प्रयोग करने और ग्रामीण ग्राहकों की क्रय शक्ति में हुई वृद्धि के कारण ई कॉमर्स व्यवसाय में विकास के साथ ही साथ अभूतपूर्व भौगोलिक विस्तार भी हुआ है। ऑर्डर की मात्रा और मूल्यांकन के मामले में भारतीय ई कॉमर्स स्टार्टअप के लिए कोविड-19 के बाद के वर्ष सबसे सफल वर्ष रहे हैं। यूनिकॉमर्स और वजीर एडवाइजर्स द्वारा जारी रिटेल और ई कॉमर्स ट्रेंड्स के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022 में समग्र ई कॉमर्स ऑर्डर वॉल्यूम में 69.4% की वृद्धि देखी गई, जो मुख्य रूप से टियर 2 और टियर 3 शहरों के उपभोक्ताओं द्वारा विगत 2 वर्षों में संचालित की गई है। वित्तीय वर्ष 2022 में कुल बाजार हिस्सेदारी में टियर 2 और टियर 3 शहरों के खरीदारों की हिस्सेदारी 61.3% से अधिक थी, जो कि वित्त वर्ष 2021 में 53.8% थी। वित्त वर्ष 2022 में टियर 2 और टियर 3 शहरों से ऑर्डर की मात्रा में वृद्धि दर क्रमशः 92.2% और 85.2% रही है, जो कि टियर 1 शहरों की तुलना में लगभग दोगुनी है। इसके विपरीत टियर 1 शहरों की ऑर्डर वॉल्यूम वृद्धि दर 47.2% रही है, जो कि तुलनात्मक रूप से कम है। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस ने भी ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू में ज़बरदस्त वृद्धि दर की है। जेम ने पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 160% की वृद्धि के साथ वित्तीय वर्ष 2022 में 1 लाख करोड़ की वार्षिक खरीद ऑर्डर प्राप्त किया है। जेम ने स्वयं सहायता समूहों, आदिवासी समुदायों, कारीगरों, बुनकरों और MSME के उत्पादों को ऑनबोर्ड करने के लिए कई कदम उठाए हैं। जेम पर कुल कारोबार का 57% उत्पाद MSME इकाइयों के माध्यम से आए हैं और इसमें महिला उद्यमियों ने 6% से अधिक का योगदान दिया है। नेक्स्ट है, पहला ग्रामीण क्षेत्र के छोटे व्यवसायियों को उनके चिन्हित उत्पादों को ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर ऑनबोर्ड करने तथा इन प्लेटफॉर्मों के माध्यम से उनकी बिक्री को सुगम बनाने के लिए कार्य कर रहा है। ई मार्केट प्लेस पोर्टल ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के माध्यम से आदिवासी कारीगरों के उत्पादों को ऑनलाइन बिक्री के लिए ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर ऑनबोर्ड कर रहा है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आदिवासियों द्वारा निर्मित उत्पादों को भी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचाया जा सके। अंतरिक्ष सेवाएं, स्पेस सर्विसेज। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में 5 दशक पहले धीमी शुरुआत के बाद से चरघातांकीय रूप से वृद्धि हुई है। 1960 के दशक में जहां यह सरल मानचित्रण सेवाएं प्रदान करता था, वर्तमान में इसके कई और उपयोग हैं। इसमें कई प्रक्षेपण यान और संबंधित प्रौद्योगिकी की बनावट और विकास, पृथ्वी के अवलोकन के लिए उपग्रह और संबंधित प्रौद्योगिकी, दूरसंचार और ब्रॉडबैंड, पथ प्रदर्शन, मौसम विज्ञान और अंतरिक्ष विज्ञान। अंतरिक्ष विज्ञान में R&D और अभी हाल ही में ग्रहों की खोज शामिल है। विश्व भर में अंतरिक्ष गतिविधियों की प्रवृत्ति परिवर्तन की अवस्था में है। प्राथमिक रूप से सरकार द्वारा संचालित गतिविधि होने के कारण इस क्षेत्र में गैर सरकारी क्षेत्र की बढ़ती भागीदारी देखी जा रही है, न केवल पारंपरिक विक्रेता भूमिका में बल्कि इंड टू इंड अंतरिक्ष गतिविधियों को शुरू करने में भी। और सरकार ने वर्ष 2020 में अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधार किए, जिसमें गैर सरकारी क्षेत्र को बाह्य अंतरिक्ष में खोज तथा
अंतरिक्ष आधारित सेवाएं प्रदान करने में एक सहभागी के रूप में कार्य करने की परिकल्पना की गई है। अंतरिक्ष क्षेत्र में व्यवसायीकरण और निजी निवेश को आकर्षित करने की संभावना है। भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम दुनिया में सुविकसित कार्यक्रमों में से एक है और इसने अपने राज्य के स्वामित्व वाली एजेंसी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के माध्यम से कई सफलताएं प्राप्त की है, जो भारत में अंतरिक्ष गतिविधियों को चलाने के लिए जिम्मेदार है। देश को आत्मनिर्भर और तकनीकी रूप से उन्नत बनाने के दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ जून 2020 में सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र को खोल दिया है, जिससे भारतीय निजी क्षेत्र की कंपनियां अंतरिक्ष गतिविधियों के समग्र क्षेत्र में भागीदारी बन सके। अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की प्रौद्योगिकियों की जानकारी का अन्यत्र उपयोग करने और भारतीय उद्योग को उच्च प्रौद्योगिकियों विनिर्माण आधार को प्रदान करने के लिए कानूनी रूप से बनाया गया है। भारत सरकार ने उद्योगों को बढ़ावा देने और अंतरिक्ष क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र की भी स्थापना की है। इसके अतिरिक्त इसरो अपनी स्पिन ऑफ नीतियों के आधार पर उत्पादन के लिए आधारभूत संरचना को साझा करेगा और प्रौद्योगिकी की जानकारी देगा। इन उपायों से भारत को अंतरिक्ष परिसंपत्तियों का विनिर्माण केंद्र बनने में सहायता प्राप्त होगी। उद्योग के अनुमानों के अनुसार भारत में अंतरिक्ष और उपग्रह परियोजनाओं में पूंजी, कार्मिक दल और आधारभूत संरचना तीनों के साथ 47 नव उद्यम काम कर रहे हैं, जो सरकार के प्रयासों की सराहना करते हैं। आने वाले वर्षों में इस संख्या के बढ़ने की संभावना है और जिसमें प्रौद्योगिकी एक बड़ी भूमिका निभाने वाली है। भारत सरकार द्वारा हाल ही में भारत की अंतरिक्ष क्षमता को खोलने के लिए किए गए सुधारों की घोषणा भारत की अंतरिक्ष यात्रा में निजी उद्योग को सह यात्री बनाने में सक्षम बनाने की आवश्यकता पर बल देती है। भुवन सेवाएं। इसरो का भूमि पोर्टल भुवन बहुसंवेदी, बहु प्लेटफॉर्म और बहुलौकिक उपग्रह बिंब, विषयगत मानचित्र तथा पृथ्वी प्रेक्षण एवं आपदा प्रबंधन सहायता संबंधी अन्य व्युत्पन्न सूचना उपलब्ध कराता है। वर्ष 2009 में इसकी शुरुआत से अनुप्रयोगों के विविध क्षेत्रों में क्षैतिज रूप से और उच्च रिजोल्यूशन उपग्रह आंकड़ों सहित बिंबों की संख्या, विषयगत और आपदा संबंधी सेवाओं के प्रबंधन में इसने लंबवत वृद्धि की है। वर्तमान में विभिन्न अनुप्रयोगों के अंतर्गत भुवन द्वारा प्रस्तुत की गई 6500 से अधिक मानचित्र सेवाओं का उपयोग किया जा रहा है। भुवन को 20 से अधिक मंत्रालयों के पोर्टल तथा 30 से अधिक राज्यों के पोर्टल समृद्ध करते हैं और यह एकीकृत जल विभाजक विकास कार्यक्रम अमृत आदि सहित सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों को भी सक्रिय सहायता प्रदान कर रहा है। मैपिंग और भूस्थानिक सेवाएं। इसरो द्वारा प्रचलनात्मक कुछ अंतरिक्ष अनुप्रयोगों में भू आंकड़ों के साथ समकालिक उपग्रह आंकड़े शामिल हैं, जिनका कृषि, मौसम विज्ञान और बाजार अर्थव्यवस्था पर ध्यान केंद्रित करते हुए विश्लेषण किया जा रहा है, ताकि फसल रकबा का अनुमान और देश में 8 प्रमुख फसलों अर्थात गेहूं, चावल, सरसों, रबी, जवार, जूट, सर्दियों का आलू, गन्ना, कपास के लिए उत्पन्न संबंधी मौसमी पूर्वानुमान लगाया जा सके। इसरो द्वारा विकसित तकनीक का प्रयोग करके महालनोबिस राष्ट्रीय फसल पूर्वानुमान केंद्र जिला, राज्य, राष्ट्रीय स्तर पर नियमित रूप से फसलों का अनुमान लगाता है और सरकार को आयोजना तथा निर्णय लेने में सहायता प्रदान करता है। मानचित्रण और भूस्थानिक विकसित सेवाओं पर आधारित कुछ प्रमुख सैटेलाइट डाटा में बागवानी फसल सूची, राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना के अधीन हाइड्रो इन्फॉर्मेटिक
उत्पाद ग्रामीण स्तरीय भूजल संभावना तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जल संसाधन सूचना और प्रबंधन प्रणालियाँ एकीकृत जल संभरण प्रबंधन कार्यक्रम के तहत जल संभरण निगरानी PMGSY के तहत सड़क निर्माण की प्रगति की निगरानी मनरेगा का क्रियान्वयन विरासत स्थलों और स्मारकों के लिए वस्तु सूची और स्थल प्रबंधन सेवाएं सभी शहरी वर्ग के लिए आवास के अधीन लाभार्थी घरों के निर्माण के स्तर की निगरानी अमृत के अधीन शहरी मास्टर योजना तैयार करने के लिए भू स्थानिक डाटाबेस आदि शामिल है। प्राकृतिक संसाधनों अर्थात वनस्पति भू आवासनों एवं ग्लेशियर तथा नम भूमि की आवधिक स्थिति का मूल्यांकन किया जा रहा है। इसके अलावा बंजर भूमि एवं बेकार पड़ी भूमि की स्थिति का भी राष्ट्रीय स्तर पर मूल्यांकन किया जा रहा है। बंदरगाह और नौ परिवहन सेवाएं। बंदरगाह का विकास अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। बंदरगाह भारत में आयात निर्यात कार्गो का लगभग 90% तथा मूल्य के हिसाब से 79.9% संभालते हैं। सदियों से समुद्र अवसर का स्रोत रहा है और समुद्र तटों ने भारत के लिए समृद्धि के प्रवेश द्वार के रूप में काम किया है। बंदरगाहों का विकास अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। यह देखते हुए कि अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बंदरगाहों के माध्यम से नियंत्रित किया जाता है। प्रमुख बंदरगाहों की क्षमता जो मार्च 2014 के अंत में 871.52 मिलियन टन प्रति वर्ष थी, मार्च 2022 के अंत तक बढ़कर 1534.9 MTPA है। संचयी रूप से बंदरगाहों ने वित्त वर्ष 2022 के दौरान 720.1 MT यातायात को संभाला है। लगातार बढ़ती व्यापार आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सुविचारित अवसंरचना विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन के माध्यम से बंदरगाह क्षमता के विस्तार को सरकार द्वारा सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। बंदरगाहों के अनुपालन को सुव्यवस्थित करने और जहाज़ों के टर्न अराउंड टाइम को कम करने के लिए प्रमुख बंदरगाहों पर प्रमुख एग्जिम प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण की दिशा में बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। कंटेनरों की कमी तथा उच्च माल भाड़ा दरों की समस्या को दूर करने के लिए सरकार ने एक बहुआयामी रणनीति अपनाई। इसमें खाली कंटेनरों का उच्च आयात निर्यातकों तथा शिपिंग लाइनों के बीच घनिष्ठ समन्वय की सुविधा द्वारा बेहतर परिचालन योजना, प्रत्यक्ष निर्विघ्न जब्त कंटेनरों की वापसी, कंटेनरों का शुल्क रहित प्रवास बढ़ाने जैसे उपायों के माध्यम से अतिरिक्त शिपिंग कंटेनर क्षमता को सेवा में शामिल करना शामिल है। अन्य उपायों में रेलवे द्वारा खाली जगह के लिए माल भाड़ा छूट, कंटेनर की उपलब्धता को प्रभावी ढंग से बढ़ाने के लिए ट्रैकिंग एवं निगरानी के माध्यम से कंटेनरों के टर्न अराउंड टाइम में सुधार के उपाय तथा जहां भी संभव निर्यातकों द्वारा थोक ब्रेक बल्क गति के उपयोग को बढ़ावा देना शामिल है। डिजिटल वित्तीय सेवाएं। उभरती प्रौद्योगिकी और अभिनव समाधानों द्वारा संभव हुई डिजिटल वित्तीय सेवाएं वित्तीय समावेशन, लोकतंत्रीकरण और उत्पादों के निजीकरण को तीव्र गति से बढ़ावा दे रही है। जनधन, आधार, मोबाइल ट्रिनिटी, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस और अन्य नियामक ढांचे द्वारा डाली गई एक मजबूत नींव के साथ महामारी ने लेनदेन के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म को अपनाने में सहायता की है। महामारी ने फिनटेक कंपनियों को वंचित वर्गों तक पहुंचाने और समाज के निचले पायदान पर खड़े व्यक्तियों को भी कम लागत वाली वित्तीय सेवाएं प्रदान करने का अवसर दिया है। विश्व स्तर पर तकनीकी समाधानों की वजह से महामारी का दुष्परिणाम भी कम हुआ है। भारत में फिनटेक अंगीकरण की दर
87% रही है, जो कि नवीनतम ग्लोबल फिनटेक एडॉप्शन इंडेक्स के अनुसार 64% के वैश्विक औसत से काफ़ी अधिक है। पिछले कुछ वर्षों में नियो बैंकिंग प्लेटफॉर्म की संख्या और नियो बैंकिंग सेगमेंट के वैश्विक निवेश में भी लगातार वृद्धि हुई है। नियो बैंक पूरी तरह से ऑनलाइन मोड में काम करते हैं और ऑफलाइन मोड में कार्यालय स्थान के अलावा और कहीं इनकी भौतिक उपस्थिति नहीं होती। इन संस्थानों की समृद्धि मुख्य रूप से डिजिटल कुशल युवा आबादी की ऑन डिमांड और आसानी से पहुंच वाले वित्तीय समाधानों की आवश्यकताओं पर निर्भर होती है। नियो बैंक ने वित्तीय सेवाओं की उपलब्धता को सुगम बना दिया है और एमएसएमई एवं बैंकिंग सुविधाओं से वंचित ग्राहकों और क्षेत्रों को वित्तीय सेवाओं तक पहुंच बढ़ाई है। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी की शुरुआत होने से डिजिटल वित्तीय सेवाओं को भी काफ़ी बढ़ावा मिलेगा। भारत में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जारी करना कई मायनों में लाभकारी है, जिसमें अन्य बातों के साथ साथ नकदी लेन देन प्रबंधन की परिचालन लागत की कमी, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना, भुगतान प्रणाली में लचीलापन, दक्षता और नवीनता लाना, देश से बाहर भुगतान में नवाचार को बढ़ावा देना इत्यादि शामिल है। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में थोक और खुदरा दोनों सेगमेंट में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के पायलट्स लॉन्च किए हैं। डिजिटल रूपी रिटेल थोक सेगमेंट में पायलट को 1 नवंबर 2022 को लॉन्च किया गया था और इसे सरकारी प्रतिभूतियों में द्वितीयक बाजार लेन देन के निपटान तक ही इसका उपयोग सीमित रखा गया है। डिजिटल रुपये का उपयोग थोक से अंतर बैंक बाजार को और अधिक कुशल बनाने की उम्मीद है। रिटेल सेगमेंट में पायलट, जिसे डिजिटल रूपी रिटेल के रूप में भी जाना जाता है, इसे 1 दिसंबर 2022 को सीमित संख्या में भागीदार ग्राहकों और व्यापारियों के एक समूह में शुरू किया गया। डिजिटल वित्तीय सेवाओं को गति देने में दस्तावेजों के डिजिटलीकरण ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दस्तावेजों के डिजिटलीकरण से सुरक्षा, ऑनलाइन सत्यापन, बेहतर पहुंच में वृद्धि हुई है और धोखाधड़ी में भी कमी आई है। इससे अंतिम ग्राहक के उपयोग और सेवा प्रदाताओं की कार्यकुशलता में बढ़ोतरी हुई है।